हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्टीलिंग इंजन। एक्चुअली एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो बीटेक सेकेंड ईयर में साइंस बेस्ड ओपन इलेक्ट्रिक पेपर है। तो ये सेमेस्टर थर्ड में भी चलता है और सेमेस्टर फोर्थ में भी चलता है। तो कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली पीपीटी के थ्रू, और कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्टीलिंग इंजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ें और अवेलेबल नहीं है अभी चैनल पे एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट की, तो उनको क्या करेंगे हम उस पर डाल दें, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई बुक अवेलेबल अभी नहीं है। सब्जेक्ट इजी है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टीलिंग इंजन। स्टीलिंग इंजन आर रिसिप्रोकेटिंग हीट इंजन। आर यूज किया है, इसका मतलब स्टीलिंग इंजन जो है वो कई टाइप के होते हैं। अल्फा स्टीलिंग इंजन, बीटा स्टीलिंग इंजन, गामा स्टीलिंग इंजन। ठीक है, इन विच वन आर मोर पिस्टन आर यूज। ठीक है, तो अगर वन पिस्टन है देन स्टीलिंग इंजन अल्फा हो जाएगा, देन टू है अगर तो बीटा हो जाएगा, और देन अरेंजमेंट जो पिस्टन का कुछ डिफरेंट टाइप का है, एक सीरीज अरेंजमेंट है, देन हो जाएगा आपका गामा। हीट इज सप्लाइड फ्रॉम से एक्सटर्नल सोर्स। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज यूज्ड इन स्टीलिंग इंजन। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज यूज्ड इन स्टीलिंग इंजन। द प्रेशर ऑफ गैस इज मैनिपुलेटेड, मतलब गैस के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग हीट को ऐड या रिमूव कर। ठीक है, तो ये बहुत पुराना इंजन है। आई थिंक ये 1700 समथिंग में 60-8 के नियर अबाउट यूज करते थे। ठीक है, तो इसको रिसिप्रोकेटिंग हीट इंजन भी बोलते हैं। तो जनरली आजकल जो यूज हो रहा है वो सबमरीन वगैरह में यूज हो रहा है, बाकी तो ऐसे सच एप्लीकेशन इसके हैं नहीं। तो हम इसके बेसिकली बात करेंगे डायग्राम से, तो वहां से हम समझेंगे। तो ये नोट कर लो। तो पहला है कि इट इज रिसिप्रोकेटिंग हीट इंजन इन विच वन और मोर पिस्टन आर यूज्ड। हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज यूज्ड इन स्टीलिंग इंजन। द प्रेशर ऑफ गैस कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एडिंग और रिमूविंग हीट। ठीक है, तो उसको नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके बात करें डायग्राम की स्ट्रक्चर, एक तो मैंने एनिमेशन आपको ग्रुप पे भेज दिया है, तो वहां से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी बॉडी है। ये इसकी बॉडी है। ठीक है, एक यहाँ पे फ्लाई व्हील है। ये आपका है फ्लाई व्हील। ये क्या है यहाँ पे, फ्लाई व्हील। एक यहाँ पे पिस्टन है, जिसे डिस्प्लेसर पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पिस्टन। ये वाला पोर्शन पिस्टन, और किस टाइप का, डिस्प्लेसर। डिस्प्लेसर टाइप। ठीक है, अब ये पिस्टन है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो ये पिस्टन है वो फ्लाई व्हील से कनेक्ट। कहां से कनेक्ट है, ये फ्लाई व्हील से। ठीक है, तो ये पिस्टन है, पिस्टन कहाँ है, फ्लाई व्हील से कनेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ये चीज, इसको बोलते हैं वर्क पिस्टन। ठीक है, और ये वर्क पिस्टन जो है वो
फ्लाई व्हील से ये सीधा ना हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। तो हमारे पास डिस्प्लेसर पिस्टन है, फ्लाई व्हील है, ये वर्क पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, और यहां पे होता है कि हीट एक्सचेंजर। क्या है आपका? ये हीट एक्सचेंजर, ये आपका है हीट एक्सचेंजर। यहां तक इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक गैस, ये क्या है आपके? गैस, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स यहां पे, एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी देते हैं। क्या है? एक्सटर्नल सोर्स। जब एक्सटर्नल सोर्स से, इसमें सब में, सभी में, पूरे में क्या है? गैस फ्री। अब जब यहां से इसे एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट करेंगे, ठीक है। और इस पोर्शन को जनरली बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं हीट सिंक। तो इसका मतलब ये सोर्स हो गया, ये आपका सिंक हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करें, इसे एक्सटर्नल सोर्स से इसे एनर्जी देते हैं। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये हीट करेंगे, इनमें वाइब्रेशन होगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, इधर कूलिंग है, सॉरी इधर हीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है? कूलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो हीटिंग वाले मॉलिक्यूल्स हायर डिग्री टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स लोअर डिग्री टेम्परेचर के मॉलिक्यूल किस तरफ जाएंगे। तो पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन मूव करेगा, और ये पिस्टन अगर मूव करेगा तो इसके साथ में ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड है। तो ये कनेक्टिंग रॉड क्या हो जाएगी, इस फ्लाई व्हील को रोटेट, उसके बाद में मॉलिक्यूल का फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हायर मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, और जो लो टेम्परेचर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर आएंगे। तो कंटिन्यू ये पिस्टन क्या करेगा, रिसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे होता रहेगा। और ये कंटिन्यू अगर पिस्टन रिसिप्रोकेट आगे करेगा तो फ्लाई व्हील रोटेट होता रहेगा। तो ये फ्लाई व्हील रोटेट होगा, पिस्टन आगे पीछे होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये इस फ्लाई व्हील को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए इसे एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से देनी पड़ती है, इसलिए इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड एक्सटर्नल हीट इंजन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन इधर मूव कर रहा है, जब मॉलिक्यूल जब कोल्ड हो जाते हैं तो इधर आ जाते हैं, तो कंटिन्यू क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इसमें दो प्रोसेस यूज होते हैं, दो प्रोसेस, आइसोथर्मल होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन स्टीलिंग इंजन heat engine ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स आर यूज्ड या डिफरेंट प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस तो पहला है टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टू आइसोथर्मल प्रोसेस या साइकिल जो भी आप लिखना चाहें, टू आइसोथर्मल साइकिल और टू कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। टू दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं।
तो देखते हैं, तो इसमें हम क्या डायग्राम करें कि प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमें दो ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, इसके बीच में, एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इट मीन उनकी एंट्रोपी चेंज हो रही है मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो पीवी डायग्राम ट्राई करना पड़ेगा और टीएस डायग्राम ट्राई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं पीवी डायग्राम। ये आपका है P और ये है V। तो 2 आइसोथर्मल है और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये होगा तब ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, और दूसरा एक प्रोसेस ये होगा तब कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, ये वाला भी होता है आइसोथर्मल, और ये दोनों प्रोसेस कैसे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, ये वाले प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये B = C, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या हो गया आपका 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए, ये वाला और ये वाला, ये कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ए कांस्टेंट प्रेशर। अब ये देखो, सपोज दैट ये इसका वॉल्यूम मान लेते हैं B1, ये वाले का वॉल्यूम मान लेते हैं B2। अब यहाँ पे B2 और B3 इसे प्रोसेस मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट होता है 1, ये 2, ये 3, ये वाला प्रोसेस है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, गैस है वो आउट हो रही, तो एनर्जी है Q जो है यहां से आउट हो रहा है, Q आउट, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। और यहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, Q in, ये वाला प्रोसेस होगा Q in, ठीक है। और अदर क्या है, तो इस वाले 1 से सेकेंड में वॉल्यूम है वो उसका कम हो रहा है, ठीक है। इस वाले प्रोसेस में उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आइसोथर्मल इसमें क्या है, हीट रिजेक्शन एंड हीट अब्सॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ तो यहाँ कम हो रही है तो हीट क्या हो रही है, आउट हो रही, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, इसका मतलब है उसमें एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब। तो हो गया आपका ये पीवी डायग्राम। दूसरा टीएस डायग्राम देखते हैं। ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका एंट्रोपी है, एस मीन एंट्रोपी। अब ये देखो फर्स्ट से सेकेंड प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, मतलब फर्स्ट से सेकेंड में टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये कोई प्रोसेस होगा यहां से 1 से 2, ये हो जाएगा आपका 1 से 2, टेम्परेचर है इस रीजन का कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं T1 = T2 = Tc, लिख सकते हैं कि नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं T1 = T2 = Tc। अब आते हैं प्रोसेस 2 से 3 में। 2 से 3 में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसको भी समझ में आ गया। अब 3 से 4 पहले प्लॉट कर लेते हैं। 3 से 4 में क्या कह रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये प्रोसेस क्या आ जाएगा आपका 3 से 4। तो यहाँ पे इसे डेड डैश करके बना सकते हैं।
यहाँ पे लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू T4 और उसको क्या लिखते हैं TE। और बाकी प्रोसेस कैसे है, बाकी जो प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस आपका हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू C कांस्टेंट, ये भी हो जाएगा B इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा आइसोथर्मल बोथ, ये हो जाएंगे आपके आइसोथर्मल, ये भी हो जाएगा आइसो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्टीलिंग इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम डिफरेंट प्रोसेस का यूज करें और कुछ फार्मूले हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। क्या फार्मूला है तो उनको पहले मैं साइड में कहीं पे नोट कर देता हूं। एक होता है ds इज इक्वल टू dq ओवर t, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड एनर्जी, एंड दूसरा होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और होता है q इज इक्वल टू m cp डेल्टा t और q इज इक्वल टू m cb डेल्टा t। इन फार्मूलों का क्या करना, हमें यूज करना। तो हम पहले प्रोसेस में ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखे, इन 1 to 2 प्रोसेस, या तो प्रोसेस लिखें या साइकिल लिखें। तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमने लिखा भी है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू TC, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम के टर्म में बात कर लेते हैं। इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ये P2 होगा, और इसका प्रेशर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, ये P1 हो जाएगा। ऐसे इसका प्रेशर होगा वो P3 हो जाएगा, और इस वाले के प्रेशर की अगर हम बात करें, ये वाला प्रेशर तो हो जाएगा आपका P, तो ये P1 हो जाएगा। दिस इज अ P2 प्रेशर एंड दिस इज अ P3 प्रोसेस प्रेशर, एंड 4 पॉइंट इज P4 प्रोसेस। तो डिफरेंट, तो हम बात कर लेते हैं P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, क्योंकि एरिया इसका जो सेम होगा, ठीक है। P1 B1 का जो एरिया होगा उतना ही P2 B2 का दोनों सेम होगा। या दोनों इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम फार्मूला लगाएंगे dq इज इक्वल टू du प्लस w। तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे dq इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, q इज इक्वल टू होता है RT ln B2 अपान B। ये पढ़ा है q इज इक्वल टू RTE ln B2 अपान, तो TE T की जगह क्या यहाँ पे क्या TC है, तो हमारे पास हो जाएगा RTC ln B2 अपान B2 वो टेम्परेचर होता है जो, सॉरी B2 वो वॉल्यूम जो मैक्सिमम है, बट हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, माइनस। तो इसे लॉग में ले जाएंगे, चेंज करेंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू जो हमारी एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट। अब है 2 to 3 प्रोसेस। 2 to 3 प्रोसेस में बता 2 to 3 प्रोसेस कैसा है, इसमें V इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू कितना है, TE है, और T1 T2 इज इक्वल टू, ये वाला प्रोसेस हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा, कितना हायर टेम्परेचर T है, लोअर टेम्परेचर कितना है T। तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना 1 कंसीडर कर ले 1 का, तो dq इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, CB डेल्टा T, डेल्टा T मींस TE माइनस TC। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। dq इज इक्वल टू CB TE माइनस TC। अब 3 to 4 प्रोसेस,
3 to 4 में फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा है प्रोसेस? तो यहां पर भी T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू TE है, कोई डाउट नहीं है। और क्या है? B1 और क्या है यहां पे? P3 B3 P4 B4। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? 2-3 प्रोसेस में DQ यहां पे निकाल सकते हैं। DQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R यहां पे टेम्परेचर है TE ln, यहां पे तो B4 इज B4 या हम कहें B4 अपॉन B3। ठीक है, तो हमारे पास ये 3-4 हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो प्रोसेस बचेगा 3 to 4 प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस में क्या हो रहा है? 3 to 4 नहीं, 4 to 1 सॉरी, 4 to 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है? B4 है B1 के बराबर है, वो भी कितना है? कांस्टेंट है। तो यही वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास RTE, ठीक है, नहीं ये वाला प्रोसेस V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट का मतलब ये वाला CB और क्या हो जाएगा हमारे पास? TE माइनस T, 4 to 1, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। Q माइनस के साथ में ये तो टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर, ये आपका लोअर टेम्परेचर है, और यहाँ पे प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 साइकिल मिल जाएगी। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो जनरली हमें कैलकुलेट करना है नेट वर्क का। सो नेट वर्क डन कितना हुआ इस सिस्टम में? नेट वर्क डन, तो W नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट, Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट, ये मान रहे हैं, इसे लिखते हैं सप्लाइड। तो W नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q सप्लाइड कितना हो जाएगा? सप्लाई कितनी थी Q एनर्जी? Q इन Qn किस प्रोसेस में था? 3 से 4 प्रोसेस में था, तो ये वाला टर्म लेना, तो हो जाएगा RTE ln B4 अपॉन B3, और माइनस यहाँ है, रिजेक्टेड कितना था? पहले वाले प्रोसेस में था, तो माइनस पहले से, तो ये जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा? RTC ln B2 अपॉन B1, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी। सो नीटा इज इक्वल टू होता है W नेट अपॉन क्या होता है? Q सप्लाई। Q सप्लाइड की ये वैल्यू है 3 से 4 वाले प्रोसेस में, तो नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा W की वैल्यू, W नेट हमने लोगों ने कैलकुलेट किया RTE ln B4 ओवर B3 प्लस RTC ln B2 ओवर B1, और इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है Q सप्लाई RTE ln B4 ओवर B, ठीक है। तो इसको क्या करें हम? सॉल्व करें फर्दर, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? नीटा की वैल्यू, सॉरी, तो नीटा इज इक्वल टू पहला वाला टर्म इसके डिवाइड करेंगे, देन इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा? RTC ओवर RTE
ठीक है, ऊपर क्या है ln b2 ओवर b1 और ये है आपका ln b4 ओवर b3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीटा इज इक्वल टू 1 प्लस TC ओवर TE ln b2 ओवर b1 अपॉन ln b4 ओवर b3। यहाँ तक देखिए क्या चीज समझ में नहीं आई। एक और चूंकि हमने साइकिल से क्या देखा कि b1 इज इक्वल टू b4 है और b2 इज इक्वल टू b3। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे b1 अपॉन b4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे b2 ओवर b3। ठीक है, क्यों? यह हो जाएगा b1 ओवर b4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाएगा b2 ओवर b3 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पे इतना पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना b2। तो b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हो जाएगा b4 ओवर b। ठीक है, b4 ओवर b3 ln ले लो। तो b1 ओवर b2 इज इक्वल टू ln b4 ओवर b3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए b4 ओवर b3। तो b4 ओवर b3 की क्या है b1 अपॉन b2 है। हमें इस टर्म में लिखना है, इसकी वैल्यू इस टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे लॉग में तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ln b2 ओवर b1 इज इक्वल टू ln b4 ओवर b। कोई खास बात नहीं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो नीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस ये भी लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। b4 अपॉन b3 या किसी एक की वैल्यू पुट कर दें b2 ओवर b1 और माइनस के साथ में माइनस TE और क्या लिख दें ln b2 ओवर b। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो नीटा इज इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस TE होगा ये TE TC ओवर T 1 माइनस TC ओवर T। तो ये एफिशिएंसी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं COP इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन नीटा। तो COP इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से TE माइनस TC ओवर TE। तो COP इसका हो जाएगा आपका TE ओवर TE माइनस TC। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी ट्राई करने। ठीक है, अब स्टीलिंग इंजन को तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप चैनल पे जाते रहिए फिजिक्स क्लासेस पे, वहाँ पे बहुत सारे एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लेक्चर आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम से और वहाँ से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।